Hello student, today topic is democracy part सेकंड। डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर का इसी चैप्टर का पार्ट फर्स्ट हम कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने डेमोक्रेसी से रिलेटेड काफ़ी मेन कंसेप्ट वहाँ पे कवर किए थे। डेमोक्रेसी होती क्या है, फीचर्स क्या है, मेरिट डिमेरिट और डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी में डिफरेंस क्या है। अभी नेक्स्ट हमने इसमें करनी है कि केस स्टडी जो है हमारी, यानी कि कहाँ कौन सी कंट्री है जिनको हम मानेंगे कि यहाँ पे डेमोक्रेसी है या नहीं है। वो कंट्री बोलती है कि हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी है, लेकिन क्या वहाँ की कंडीशन है, इसके बारे में। तो केस स्टडी है हमारे पास पाकिस्तान, चाइना, मेक्सिको, जिम्बाब्वे, सऊदी अरेबिया, एस्टोनिया, फिजी, श्रीलंका से रिलेटेड। फर्स्ट देखते हैं पाकिस्तान से रिलेटेड। जनरल परवेज मुशर्रफ लीड ए मिलिट्री कोप इन अक्टूबर 1999 में, यानी कि वहाँ के एक जनरल है परवेज मुशर्रफ जो मिलिट्री कोप को लीड करते थे, यानी कि मिलिट्री के हेड थे, और वो थे अक्टूबर 1999 में। ही ओवरथ्रू द डेमोक्रेटिकली इलेक्शन गवर्नमेंट, यानी कि उन्होंने क्या किया कि जो डेमोक्रेटिक इलेक्शन गवर्नमेंट थी उसको ओवरथ्रू कर दिया। ही डिक्लेयर द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, यानी कि उन्होंने खुद को, जो वहाँ के जनरल परवेज मुशर्रफ थे, उन्होंने खुद को कंट्री का चीफ एग्जीक्यूटिव डिक्लेयर कर दिया। इन 2002 ही चेंज्ड हिज पोजीशन टू प्रेसिडेंट। फिर उन्होंने क्या किया, 2002 में आके अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया और खुद को प्रेसिडेंट बना दिया। देन हेल्ड ए रेफरेंडम 5 ईयर एक्सटेंशन। फिर उसके बाद उन्होंने एक रेफरेंडम हेल्ड की और उसके बाद उसने अपने जो टाइम पीरियड था प्रेसिडेंट का उसको 5 ईयर और एक्सटेंस ज़्यादा कर दिया, बढ़ा दिया। मीडिया, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन एंड डेमोक्रेटिक एक्टिविस्ट said referendum was based on malpractice एंड फ्रॉड, यानी कि फिर उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ की मीडिया थी, जो वहाँ के ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन थे या एक्टिविस्ट थे, उन्होंने बोला कि जो यहाँ पे जो रेफरेंडम हुआ है वो गलत है, वो गलत तरीके से, वो एक फ्रॉड टाइप में है। इन अगस्त 2002 ही issued लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। फिर उसने क्या किया कि अगस्त 2002 में आके जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें अमेंडमेंट कर दी, लीगली एक अमेंडमेंट कर दी। अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविजनल असेंबली, यानी कि उसमें क्या उसने चेंज किया था, क्या अमेंडमेंट की कि जो प्रेसिडेंट होगा पाकिस्तान का वो कोई भी नेशनल असेंबली, वहाँ पे जो नेशनल और प्रोविजनल असेंबली होगी उनको डिसमिस कर सकता है वो। तो उन्होंने खुद को, जो जनरल परवेज मुशर्रफ थे, उन्होंने डेमोक्रेटिक को ओवरथ्रू करके वहाँ को खुद को वहाँ का चीफ एग्जीक्यूटिव जो था वो डिक्लेयर कर दिया था। द वर्क ऑफ सिविलियन कैबिनेट सुपरवाइज्ड बाय नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल डोमिनेटेड बाय मिलिट्री ऑफिसर, यानी कि फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो भी वहाँ पे काम होता, जो सिविलियन के लिए, वहाँ के लोगों के लिए जो भी वर्क होता, तो उसके लिए जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल थी उसके ऊपर अच्छे से फोकस करती कि जो डिसीजन लिए गए हैं उससे कोई उनको कोई डेंजर तो नहीं है, खतरा तो नहीं है। तो इस टाइप में हर काम उनका सुपरवाइज होने लग गया। After passing the law, the election held to the national and state assembly, यानी कि फिर उसके बाद ये लॉ पास करने के बाद इलेक्शन हुए नेशनल और स्टेट लेवल पे। द इलेक्शन रिप्रेजेंटेटिव हैव सम पावर, यानी कि फिर उसके बाद जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनको कुछ पावर भी मिली, बट फाइनल पावर रेस्ट विद मिलिट्री ऑफिसर एंड जनरल परवेज मुशर्रफ, यानी कि वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव को भी के पास पावर थी, लेकिन उन सब की पावर के ऊपर जो पावर थी वो मिलिट्री ऑफिसर्स की थी, और जो वहाँ के जनरल थे परवेज मुशर्रफ उनके पास पावर है।
तो यानी कि रिप्रेजेंटेटिव जो थे, जिन पीपल्स ने, वहाँ की सिटीजन ने जिसको सिलेक्ट किया, उनके पास पावर थी, लेकिन वो पावर बस ओनली बोल सकते कि अगर वो पावर यूज़ भी करे तो वो नहीं कर पाते थे, क्योंकि उनके ऊपर जो भी डिसीजन लेने पड़ते थे वो बिल्कुल सुपरवाइज होने के बाद फॉलो होते थे। तो ये पाकिस्तान के बारे में था। अभी नेक्स्ट हमारे पास आता है चाइना के बारे में। चाइना, पार्लियामेंट ऑफ चाइना, क्वांगो रेनमिन डेवियो दाहुई। तो ये वहाँ की पार्लियामेंट का नाम है। ये हमारा वहाँ जो पार्लियामेंट का नेम दे रखा है ये वाला, ये चाइनीज़ लैंग्वेज में है। जो हमारी लैंग्वेज में उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे नेशनल पीपल कांग्रेस। तो वहाँ की जो पार्लियामेंट है उसका नाम है नेशनल पीपल कांग्रेस। इट हैज़ 3000 मेंबर इलेक्टेड फ्रॉम चाइना, यानी कि पूरे चाइना से 3000 मेंबर को इसमें इलेक्ट करते हैं। इन चाइना इलेक्शन आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर 5 ईयर फॉर इलेक्शन द कंट्री पार्लियामेंट नेशनल पीपल कांग्रेस, यानी कि वहाँ की जो पार्लियामेंट है नेशनल पीपल कांग्रेस वो इलेक्शन कराती है और हर 5 साल बाद चाइना में इलेक्शन होते हैं। दे हैव द पावर ऑफ अपॉइंट द प्रेजिडेंट, वहाँ के लोगों के पास पावर होती है कि वो प्रेजिडेंट को अपॉइंट कर सकते हैं। इट हैव नियरली 3000 पीपल इलेक्टेड फ्रॉम ऑल पार्ट, चाइना में अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर रखा है पूरे चाइना को असेंबलीज में, और उसके अकॉर्डिंग 3000 पर्सन है वो उसमें से सिलेक्ट किए जाते हैं। सम मेंबर आर इलेक्टेड बाय द आर्मी, कुछ पर्सन जो 3000 पर्सन होते हैं उनमें से कुछ पर्सन आर्मी से भी इलेक्टेड होते हैं। बिफोर कंटेस्टिंग द इलेक्शन द कैंडिडेट नीड द अप्रूवल ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, अगर किसी पर्सन को, कोई भी कैंडिडेट है, अगर उसको इलेक्शन लड़ना है तो उसके लिए उसको अप्रूवल लेनी पड़ेगी पहले वहाँ की चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से। ओनली दोज हु मेंबर इन चाइनीज़ पार्टी और 8 स्मॉल पार्टी अलाइव्ड इट वर अलाउड टू कंटेस्ट इलेक्शन हेल्ड इन 2002 और 2003। यानी कि इसमें दे रखा है कि जब तक वो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर नहीं बनेंगे तब तक उन्हें कोई भी या जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से रिलेटेड जो दूसरी 8 पार्टीज़ है उनसे रिलेटेड वो वहाँ उनके मेंबर नहीं बनेंगे तब तक वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी, यानी कि वहाँ पर एक ही पार्टी, सिंगल पार्टी सिस्टम है, कम्युनिस्ट पार्टी है जो वहाँ की, वही हमेशा गवर्नमेंट बनाती है। तो ये चाइना के बारे में है, कुछ वहाँ की गवर्नमेंट कैसी है। नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है नेक्स्ट केस स्टडी मैक्सिको की। Since its independent in 1930, Mexico hold election after every 6 years to elect its president। यानी कि जो मैक्सिको है वो 1930 में इंडिपेंडेंट हुआ था और उसके बाद हर 6 साल, ये ईयर्स है, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई, वाई ईयर्स आएगा यहाँ पे, तो हर 6 साल बाद वहाँ पर प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं। द कंट्री हैज़ नेवर बीन अंडर मिलिट्री रूल और डिक्टेटर रूल, यानी कि वहाँ पे कोई मिलिट्री रूल नहीं है, कोई डिक्टेटर रूल नहीं है। बट अंटिल 2000 ऑल इलेक्शन वाज वोन बाय द पार्टी कॉल्ड PRI। वहाँ पर क्या है कि 2000 के बाद से जो भी इलेक्शन है वो एक ही पार्टी वहाँ पे विन होती है और वो पार्टी है PRI, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। ओपोजिशन पार्टी डिड नॉट कंटेस्ट द इलेक्शन बट नेवर विन डिड कॉन्टेस्ट द इलेक्शन बट नेवर विन द इलेक्शन, यानी कि जो ओपोजिशन पार्टी है वो वहाँ पे उसमें पार्टिसिपेट तो करती है इलेक्शंस में लेकिन विन नहीं होती कभी भी। द PRI यूज मैनी डर्टी ट्रिक टू विन द इलेक्शन, यानी कि जो PRI है, जो वहाँ की पार्टी है, वो इलेक्शन विन करने के लिए कुछ डर्टी ट्रिक्स भी यूज़ करती है। ऑल दोज हु एम्प्लॉयड द गवर्नमेंट ऑफिस हैड टू अटेंड इट्स पार्टी मीटिंग, यानी कि जो भी वहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट ऑफिस में जितने भी एम्प्लॉय है उन सबको उस पार्टी की मीटिंग अटेंड करना सबके लिए कंपलसरी होता है। टीचर ऑफ गवर्नमेंट स्कूल फोर्स पेरेंट टू वोट PRI, वहाँ के जो टीचर्स है, जो मेक्सिको के जितने भी टीचर है गवर्नमेंट स्कूल के, वो स्कूल के जो पेरेंट्स होते हैं, बच्चों के पेरेंट्स होते हैं, उनको फोर्स करते हैं कि वो PRI को ही वोट दें।
मीडिया इग्नोर द एक्टिविटी ऑफ ओपोजिशन पार्टी एक्सेप्ट टू क्रिटिसाइज दैम, यानी कि जो मीडिया होती है वो उनको भी वहाँ पे ज़्यादा इंडिपेंडेंट नहीं है, वो हमेशा जो पीआरआई से रिलेटेड जितने उनकी जो ख़राब बातें हैं उनको हमेशा इग्नोर करती है और जो अच्छी बातें हैं उनसे गुड जो न्यूज़ है बस उनको ही शो करती है। Sometime the polling both are shifted from one place to another place in the last minute, which made difficult to the people cast their votes. कई बार तो वहाँ पे क्या होता है कि जीतने के लिए विनिंग के लिए वहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है कि जो पोलिंग बूथ होती है उनको ही शिफ्ट कर देती है बिल्कुल लास्ट मिनट पे। जैसे हमारे यहाँ पहले इंडिया में तो डिसाइड होता है कि कहाँ पे वोटिंग बूथ होगा, लेकिन वहाँ पे जहाँ पे होते हैं उनको लास्ट मिनट पे चेंज कर देते हैं कि नहीं यहाँ पे कोई भी वोटिंग बूथ नहीं होगा। तो इससे क्या होता है कि काफ़ी पर्सन जो काफ़ी सिटीजन होते हैं वो वोट डालने जाते ही नहीं हैं। द PRI स्पेंड ए लार्ज सम ऑफ मनी इन द कैंपेन फॉर इट कैंडिडेट, यानी कि जो PRI है वो बहुत ज़्यादा मनी जो है स्पेंड करती है वहाँ पे कंपेनिंग करने के लिए, अपनी पार्टी की कंपेनिंग के लिए। तो ये मैक्सिको से रिलेटेड था। नेक्स्ट हमारे पास आता है जिम्बाब्वे से रिलेटेड। अटेन इंडिपेंडेंट फ्रॉम वाइट माइनॉरिटी 1980, यानी कि जिम्बाब्वे को जो वाइट माइनॉरिटी थी उससे इंडिपेंडेंस मिली थी 1980 में। सिंस देन द कंट्री हैव बीन रूल्ड बाय जानू PF। द पार्टी लीड द फ्रीडम स्ट्रगल, यानी कि वहाँ पे जब फ्रीडम स्ट्रगल हो रहे थे तब जानू PF जो थे उन्होंने पार्टी को लीड किया था, इसलिए अब पूरी कंट्री पे वही रूल कर रही है। लीडर रॉबर्ट मुगाबे हैव बीन रूलिंग द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंट, यानी कि जो उसके बाद से फिर लीडर जो थे जानू PF और जो रॉबर्ट मुगाबे थे ये दोनों रूल कर रहे थे जिम्बाब्वे पे। इलेक्शन हैव बीन हेल्ड रेगुलरली ऑलवेज वोन जानू, यानी कि इलेक्शन होते हैं वो हमेशा रेगुलरली हेल्ड होते हैं लेकिन हमेशा वहाँ पे जो विन होता है वो जानू होता है। प्रेसिडेंट इज़ पॉपुलर बट यूजेस अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शन, यानी कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो खुद पॉपुलर है काफ़ी वहाँ पे, लेकिन फिर भी पॉपुलर होने के बाद भी वो खुद को विन करने के लिए कुछ अनफेयर प्रैक्टिसेस यानी कि कुछ गलत बातें भी गलत जो बोल सकते हैं कुछ गलत बातें भी वहाँ पे उनसे भी हेल्प लेते हैं। चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंक्रीज द पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड मेक हिम लेस अकाउंटेबल। उन्होंने क्या किया कि जो जिम्बाब्वे का कॉन्स्टिट्यूशन था उसको चेंज कर दिया और जो प्रेसिडेंट होते हैं वहाँ पर उनकी पावर को इंक्रीज कर दिया और अपनी अकाउंटेबिलिटी को उन्होंने कम कर दिया। ओपोजिशन पार्टी वर्कर हरास्ड एंड डिसरप्टेड, जो ओपोजिशन के पार्टी के जो वर्कर्स होते हैं उनके साथ बहुत गलत बिहेव वहाँ पे होता है। देयर इज ए लॉ दैट लिमिट द राइट टू क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट, यानी कि वहाँ पे हम प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, एक लिमिट होती है वहाँ पे। तो ये हमारा जिम्बाब्वे से रिलेटेड था। नेक्स्ट आता है हमारा सऊदी अरेबिया, एस्टोनिया और फिजी से रिलेटेड। सऊदी अरेबिया वुमेन डू नॉट हैव द राइट टू वोट। सऊदी अरेबिया में जो वुमेन है उनको पहले राइट टू वोट नहीं था, पहले उनको वोटिंग राइट नहीं था, लेकिन अभी प्रेजेंट में उनको वोटिंग राइट मिल गया है। एस्टोनिया मेड इट्स सिटीजनशिप रूल इन सच ए वे दैट पीपल बिलोंग टू रशियन माइनॉरिटी फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू गेट द राइट टू वोट, यानी कि वहाँ एस्टोनिया में क्या है कि वहाँ के सिटीजन जो होते हैं उनको तो वोटिंग पावर है, लेकिन जो रशियन जो माइनॉरिटी में जो पर्सन है उनको जो वोटिंग पावर है वो उनको नहीं मिलता। उनके लिए उनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी जो फेस करनी पड़ती है, उसके बाद जाके उन्हें वहाँ पे वोटिंग राइट मिलता है। इन फिजी द इलेक्शन system such that the vote of an indigenous Fiji has more value than that of an Indian Fijian, यानी कि वहाँ पे जो पर्टिकुलर जो फिजी के जो सिटीजन हैं उनकी जो वोट होती है उनकी वैल्यू ज़्यादा होती है, लेकिन जो वहाँ पे इंडियन फिजियन हैं उनके वोट की वैल्यू कम होती है। तो ये फिजी के बारे में दे रखा है।
नेक्स्ट हमारे पास आता है टीवी एंड रेडियो वर कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट एंड गिव ओनली रूलिंग पार्टी वर्जन। जो टीवी और रेडियो है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो, ओनली वो वही न्यूज़ देंगे जो वहाँ की गवर्नमेंट के लिए सूटेबल होगी। देयर आर इंडिपेंडेंट न्यूज़ पेपर बट द गवर्नमेंट हरासेस दोज जर्नलिस्ट वो गो अगेंस्ट हिज। यानी कि वहाँ पे जो न्यूज़पेपर है उनको इंडिपेंडेंस है, लेकिन अगर वो गवर्नमेंट के कुछ ऐसा करते हैं जिससे गवर्नमेंट को कोई हरास होता है तो वो जर्नलिस्ट वो उनके साथ गलत बिहेव करते हैं। द गवर्नमेंट हैज़ इग्नोर सम कोर्ट जजमेंट एंड वेंट अगेंस्ट इट एंड इट प्रेशराइज्ड जज। यानी कि वो क्या करते हैं कि हमारे यहाँ पे जैसे हमारी कंट्री में इंडिया में क्या है कि एक बार जो कोर्ट ने डिसीजन ले लिया, जो जज ने डिसीजन ले लिया वो फाइनल होता है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे कोई जो जज होते हैं उनके डिसीजन को गवर्नमेंट इग्नोर कर सकती है, उनके अगेंस्ट भी जा सकती है और जज को प्रेशराइज कर सकती है कि वो उनके अकॉर्डिंग कोई भी डिसीजन लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है सीरिया का। सीरिया इज ए स्मॉल वेस्ट एशियन कंट्री। द रूलिंग बाथ पार्टी एंड सम ऑफ इट्स स्मॉल अलाइज आर द ओनली पार्टी अलाउड इन द कंट्री। यानी कि सीरिया जो है वो वेस्ट एशियन कंट्री है, वहाँ पे एक पार्टी है बाथ पार्टी, वो सीरिया में बस ओनली उसी पार्टी का रूल चलता है और वहाँ पे उसी कंट्री को यानी कि पार्टी को अलाउड मिलता है जो उस रूलिंग पार्टी से, जो बात कंट्री की जो मेंबरशिप लेगा वो ही सीरिया में रह सकता है, अदरवाइज कोई अदर पार्टी वहाँ पे नहीं होगी। तो ये हमने देखे कुछ केस स्टडी की अलग अलग डिफरेंट कंट्री में कैसे वहाँ की गवर्नमेंट की पोजीशन है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जो डेमोक्रेसी होती है वो 2 टाइप की होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, इट इज़ ए पॉलिटिकल सेटअप वेयर द पीपल देमसेल्फ मेक द लॉज एंड पार्लियामेंट डायरेक्टली इन द फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि जो पीपल होते हैं वो अपने आप ही लॉज बनाते हैं और पार्लियामेंट डायरेक्टली उनको फंक्शनाइज करती है, यानी कि उनको फॉलो कराती है। डिसीजन आर टेकन ऑन द बेसिक ऑफ मेजोरिटी ऑफ द ओपिनियन। यानी कि काफ़ी पर्सन एक साथ बैठ के वहाँ पे डिसीजन लेते हैं और जो मेजोरिटी जिस डिसीजन के लिए होती है वो डिसीजन फॉलो होता है। इट इज़ सूटेबल फॉर जोग्राफिकल स्मॉल कंट्री विद लेस पॉपुलेशन। यानी कि ये सूटेबल वहाँ पे है जहाँ पे छोटी कंट्री है, जो स्मॉल कंट्री होती है और प्लस में वहाँ पे पॉपुलेशन भी कम होती है, तो वहाँ पे ज़्यादा ये सूटेबल होती है। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है एंशियंट ग्रीक, रोम एंड इंडिया, और मॉडर्न पीरियड में स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इन द मॉडर्न वर्ल्ड मोस्ट ऑफ द कंट्री आर फॉलोइंग द इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इट इज सिस्टम इन विच द रिप्रेजेंटेटिव आर इलेक्टेड बाय द पीपल एंड दे एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। यानी कि इसमें क्या होता है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि पीपल जो होते हैं सबसे पहले वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं और जो उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो उनके बिहाफ पे पॉलिसीज़ बनाते हैं, गवर्नमेंट बनाते हैं। दे आर सो सेंसिटिव टू कैटर द नीड्स एंड ओपिनियन ऑफ द पीपल। सॉरी केयर आएगा यहाँ पे। तो जो वहाँ जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो अपने ओपिनियन के जो पीपल्स होते हैं उनके लिए वर्क करते हैं वहाँ पे। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि पीपल आपस में बैठते हैं एक जगह, वहाँ पे कोई डिसीजन के लिए डिसीजन लेती है और जो मेजोरिटी वहाँ पे जिस डिसीजन को मेजोरिटी वहाँ पे बोल सकते हैं कि पास करेगी वो डिसीजन फॉलो होगा। लेकिन इनडायरेक्ट में क्या होता है कि काफ़ी पर्सन की ज़रूरत नहीं होती, जो पीपल होते हैं वो अपने बिहाफ पे अपने रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट करते हैं और जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो उनके बिहाफ पे कोई भी डिसीजन लेते हैं। एग्जाम्पल दे रखे हैं इंडिया, फ्रांस और यूएसए में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी फॉलो होती है। नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है वाई इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बिकम नेसेसरी इन द प्रेजेंट वर्ल्ड। यानी कि ये बता रखा है कि अभी जो प्रेजेंट वर्ल्ड में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्यों ज़्यादा जो नेसेसरी है, क्यों है। तो सबसे मॉडर्न डेमोक्रेसीज इन्वॉल्व सच ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल दैट इट इज़ द फिजिकली इम्पॉसिबल फॉर देम टू सिट टुगेदर एंड टेक ए कलेक्टिव डिसीजन। यानी कि मॉडर्न डेमोक्रेसी में क्या होता है
पहले मॉडर्न काफ़ी पर्सन जो होते हैं वो उनको एक साथ बैठाना और फिर एक कलेक्टिव डिसीजन लेना ये थोड़ा इम्पॉसिबल हो गया है। तो एक तो ये रीज़न होता है कि हम जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है उसको फॉलो करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इवन इफ दे कुड द सिटीजन डज नॉट हैव द टाइम द डिज़ायर और द स्किल टू टेक पार्ट इन ऑल द डिसीजन, यानी कि और सेकंड रीजन हमारे पास ये भी हो सकता है कि जो सिटीजन है उनके पास टाइम भी नहीं है, वो चाहते भी नहीं है या उनके पास स्किल नहीं है कि वो कैसे कोई डिसीजन लेंगे, तो वो अपने अकॉर्डिंग अपने बिहाफ पे अपने रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट करते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव उनके लिए डिसीजन लेते हैं। ये था हमारा इस टॉपिक के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में। तो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक हमने इसमें रीड आउट किया है डेमोक्रेसी होती क्या है, फीचर क्या है डेमोक्रेसी की, और मेरिट डिमेरिट्स क्या है, प्लस में जो डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी है उनमें क्या क्या डिफरेंसेस है, और प्लस में हमने केस स्टडी भी देखी है कि अलग अलग जो कंट्री है उसमें क्या कंडीशन है वहाँ की गवर्नमेंट की, और डेमोक्रेसी के टाइप के बारे में भी देखा है। तो ये हमारा टॉपिक था डेमोक्रेसी। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।